सुप्रभातम सुप्रभातम सुप्रभातम। आज की ताजा खबर में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ या वर्ल्ड मार्केट के साथ ही इस एपिसोड की शुरुआत आज हम यहाँ पे करने वाले हैं दोस्तों। वर्ल्ड इकोनॉमी में या वर्ल्ड मार्केट्स में डाउ जोन्स और नैस्डैक की अगर हम बात यहाँ पे करते हैं, दोनों इंडाइसेस अपने ऑल टाइम हाई लेवल पे जा चुके हैं। रीजन क्या है इसके पीछे का? आई थिंक कल की जो फेडरल रिजर्व की पॉलिसी आउटकम था, वही सबसे बड़ा रीजन है कि यहाँ पे इस साल इस कैलेंडर ईयर में 3 रेट कट्स के एक्सपेक्टेशंस अभी भी फेडरल रिजर्व को है। एंड दैट्स व्हाट इज एक्टिंग पॉजिटिवली फॉर द मार्केट, स्पेसिफिकली यूएस मार्केट्स, एंड दैट्स व्हाई डाउ जोन्स हो या नास्डैक हो अपने ऑल टाइम हाई लेवल पे जा चुके हैं। अगर 10 ईयर जिसे यील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं तो 4.28% पे ही ये यील्ड होवर कर रही है। यानी मार्केट इज मतलब डेट मार्केट जो है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का जो मार्केट है, वो इतना ज्यादा अभी तक एक्साइटेड नहीं हुआ है। सो आई थिंक मोर reasons are required for that particular market to take down the yield towards 4%। तो अभी तक वो तो नहीं हुआ है, but equity markets are looking quite happy about this। Brent crude is also at $85 per barrel। अब बात करते हैं बाकी डेवलप मार्केट्स की, जिसमें स्विस नेशनल बैंक के बारे में तो बात करनी ही होगी। रेट कट साइकिल हैज स्टार्टेड इन स्विट्जरलैंड। सो ये जो स्विस नेशनल बैंक है, जो उनकी सेंट्रल बैंक है, उन्होंने रेट कट्स लिए हैं, पॉलिसी रेट कट किया है बाय 0.25%। सो 1.75% का जो पॉलिसी रेट्स था इस बैंक का, दैट हैज कम डाउन टू 1.50%। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? आई थिंक जो इन्फ्लेशन के नंबर्स है वो काफी कंट्रोल्ड नजर आ रहे हैं इन स्विट्जरलैंड। सो स्विस इन्फ्लेशन फेल टू 1.2% इन फेब्रुअरी, और ये 9th कंसेक्यूटिव मंथ रहा है स्विट्जरलैंड में इन्फ्लेशन का। जो स्विट्जरलैंड नेशनल बैंक है, एसएनबी, उसका जो कंफर्टेबल रेंज है, टारगेट रेंज फॉर इन्फ्लेशन इज 0 to 2%। तो 9th कंसेक्यूटिव मंथ में भी ये नंबर 0 to 2% के बीच में रहा है। एंड दैट्स व्हाई it is an indication of price stability, and this is giving more and more comfort to Swiss National Bank, that is the central bank of Switzerland, to cut the interest rates। और जो एनुअल फोरकास्ट भी इस बैंक ने रखे हैं, सो फॉर 2024 द एनुअल फोरकास्ट फॉर इन्फ्लेशन इज 1.4%। For 2025 the annual forecast is 1.2%, and for 2026 the forecast is 1.1%। so I think this is the reason, I think comfortable inflation range is giving more comfort to the Swiss National Bank to cut the interest rates, and that's why यहाँ पे policy rates कट हुए हैं। और ग्रोथ का जो रेट, इकोनॉमिक ग्रोथ का जो एक्सपेक्टेशन बैंक ने रखा है फॉर स्विट्जरलैंड इकोनॉमी, दैट इज 1%। सो ओवरऑल आई थिंक इन द डेवलप्ड वर्ल्ड दिस इज द फर्स्ट मेजर इकोनॉमी विच हैज टेकन द रेट कट। सो अब देखते हैं इसको कौन कौन फॉलो करता है। वैसे उसके बाद बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी अपने पॉलिसी रेट्स डिक्लेयर किए, एंड पॉलिसी रेट्स आर अनचेंज्ड इन इंग्लैंड। सो बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अपने पॉलिसी रेट्स 5.25% पे ही रखे हैं। सो फ्रॉम 0% इन 2021-22, almost 0%, 0 to 0.25%, to now it is at 5.25%। तो एक अनप्रेसिडेंटेड राइज हमने इंटरेस्ट रेट्स में पोस्ट 2022 देखी है, स्पेसिफिकली वंस दी जियोपॉलिटिकल टेंशन स्टार्टेड, यूक्रेन रशिया वॉर के बाद जो इफेक्ट रहा ऑयल प्राइसेस ऊपर जाने में, एनर्जी प्राइसेस ऊपर जाने में, उसका सबसे बड़ा निगेटिव इंपैक्ट जो है वो यूके की इकोनॉमी पे पड़ा है और यूरोप की इकोनॉमी पे पड़ा है। एंड दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। वैसे इन्फ्लेशन का जो नंबर, सीपीआई इन्फ्लेशन नंबर जो आया है लास्ट मंथ का, सो दैट इज एट 3.4% इंग्लैंड में, विच इज लोएस्ट लेवल इन ऑलमोस्ट 2.5 years। सो भले ही यहाँ पे 2.5 years की लोएस्ट लेवल है, बट स्टिल द कंफर्टेबल रेंज ऑल्सो फॉर द इंग्लैंड, बैंक ऑफ इंग्लैंड इज ऑल्सो 2%। 2% के नीचे ही उनको वो लेके जाना है टुवर्ड्स 2%। उसके बाद ही वहां पे रेट कट शुरू हो गए। सो अब देखते हैं कब जाएगा वो, सस्टेन वहां पे हो सकता है क्या? जस्ट एन इंडिकेशन। मतलब स्विट्जरलैंड की जो नेशनल बैंक है, उन्होंने 9 month तक ये रेंज देखी 0 to 2% की।
then they got comfortable and then they cut the interest rates. So I don't think कि यूरोप हो, या यूरोपियन सेंट्रल बैंक हो, या यूके की बैंक ऑफ इंग्लैंड हो, या फिर फेडरल रिजर्व हो, आई डोंट थिंक दे विल वेट फॉर 9 months टू फॉर द इन्फ्लेशन टू स्टेबलाइज इन दैट रेंज. बट आई थिंक अगर सून, आई थिंक होपफुली जून, जुलाई, अगस्त, ये मंथ्स में होपफुली we will start seeing the rate cuts, and in this calendar year we will see 3 rate cuts. So let's hope that, because that is going to be very important for our Indian equity markets also. नाउ इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे दोस्तों. अब इसमें आई थिंक बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे आप पॉलिटिक्स वगैरह के बारे में बात नहीं करते. तो ये स्टॉक स्पेसिफिक, स्टॉक मार्केट, इकोनॉमी रिलेटेड ये वीडियो है. तो आई अंडरस्टैंड कि अभी आप लोग बोलेंगे कि बहुत सारा पॉलिटिक्स चल रहा है, मिस्टर अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया गया है, सो आप इसके बारे में क्यों नहीं बोलते. सो दिस इज नॉट द प्लेटफॉर्म फॉर दैट. आई थिंक फॉर दैट वी आर गोइंग टू गेट अ प्लेटफॉर्म ऑफ इलेक्शन. सो आई थिंक वी विल पार्टिसिपेट इन दैट, एंड वहां पे हम हमारी मतलब जो भी आपका कंसर्न है वो हम रेज कर सकते हैं. बट आई थिंक बहुत सारे लोग इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे हमें क्रिटिसाइज किया था कि आप क्यों उसके बारे में नहीं बात करते. सो आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक, स्टॉक मार्केट या इकोनॉमी न्यूज में दैट पर्टिकुलर थिंग we are not in a position to relate. So that's why. So it's as simple as that. So that's the reason. So अब इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे. सो इंडिया के मार्च की बिजनेस एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं. जो फिस्कल ईयर एंड हुआ है, कंपोजिट पीएमआई, जो परचेस मैनेजर्स इंडेक्स होता है, वो कंपोजिट नंबर फॉर मार्च 2024 इज 61.3, विच इज वेरी वेरी स्ट्रांग. फेब में ये कंपोजिट जो पीएमआई नंबर था दैट वाज 60.6. तो वहां से ये ऑलमोस्ट 0.7 से वहां पे बढ़ा है, विच इज वेरी गुड. और स्पेसिफिकली अगर हम देखते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्रो हुई है लास्ट मंथ. दैट इज फ्रॉम 56.9, जो पीएमआई था, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई इन February 2024, इट हैज गॉन अप टू 59.2. और ये जो नंबर है इट इज हाईएस्ट सिंस February 2008. अगेन रिपीटिंग द नंबर, हाईएस्ट सिंस February 2008. सो आई थिंक विच इज रियली गुड. अगर ये कंपोजिट पीएमआई की नंबर्स की हम बात करते हैं, सो दिस इज एन ये जो एक्सटेंडेड स्ट्रीक ऑफ एक्सपांडिंग एक्टिविटी रहा है, ये 32nd मंथ के लिए रहा है. सो 50 के ऊपर अगर ये पीएमआई का नंबर होता है, इट मींस देयर इज एन एक्सपांशन. सो अच्छा है, मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है. इफ इट इज लेस देन 50, देन इट इज कॉन्ट्रैक्शन. सो आई थिंक 50 के ऊपर ये कंसिस्टेंटली 32 मंथ्स के लिए रहा है. दिस इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव न्यूज फॉर इंडियन इकोनॉमी. इवन अगर सर्विसेज सेक्टर की भी बात करते हैं, सो दैट नंबर इज ऑल्सो एट 60.3. एक सॉलिड डिमांड नजर आ रही है, alongside expectations that economic conditions will remain supportive of growth over the coming period. So let's hope that ये जो numbers है ये ऐसे ही strong numbers we will continue, and our economy will keep on doing really well. So manufacturing segment का बढ़ना for a sustainable economic growth is going to be very very important for India. So अब देखते हैं कि ये जो मोमेंटम है ये कितना बढ़िया तरीके से होता है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, गवर्नमेंट की तरफ से तो कैपेक्स के नंबर्स हम काफी अच्छे देख रहे हैं, बट प्राइवेट सेक्टर की तरफ से अभी तक वो कैपेक्स के नंबर्स हमने नहीं देखे हैं. सो होपफुली जैसे हमने अभी एक पॉलिसी रेट कट होता हुआ देखा है स्विट्जरलैंड में, सो आशा करेंगे कि आने वाले समय में रेट कट्स विल स्टार्ट हैपनिंग मोर एंड मोर, एंड दैट विल हैव एन पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन द इंटरेस्ट रेट्स फॉर बोरोइंग. सो अगर प्राइवेट सेगमेंट, प्राइवेट सेक्टर अगर बोरो भी बढ़िया तरीके से करने लगेगा, तो वो जो नंबर, वो जो कैपेक्स है, प्राइवेट कैपेक्स, आई थिंक दैट नंबर विल आल्सो स्टार्ट इंक्रीजिंग, एंड दैट इज गोइंग टू ऐड रियल एक मोमेंटम जो होगा वो एक सस्टेनेबल मोमेंटम वहां पे प्ले आउट हो सकता है, बिकॉज एफिशिएंसी ऑफ प्राइवेट कैपेक्स हैज ऑलवेज बीन ऑन अ हायर साइड कंपेयर्ड टू पब्लिक कैपेक्स. तो ये एक चीज रहती है. सो अब देखते हैं ये कब मतलब फ्रुक्टिफाई होते हुए हम देखेंगे. अब स्टॉक स्पेसिफिक या स्टॉक मार्केट के बारे में बात करेंगे, जिसमें इंडियन आईटी कंपनीज के बारे में बात करनी ही होगी, बिकॉज
एक्सेंचर ने जो रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस दिया है उसको कम किया है, स्लैश किया है. सो अर्लियर गाइडेंस क्या था? द गाइडेंस वाज 2% to 5%. दैट वाज द फुल ईयर रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस था. एंड नाउ दे हैव रिड्यूस्ड इट टू 1% to 3%. और उसी का नतीजा है कि एक्सेंचर का जो स्टॉक है वो 8 से 9% से ज्यादा गिरा है. 9% से ज्यादा वो स्टॉक गिरा है. और उसी का इंपैक्ट इन्फोसिस हो या विप्रो के एडीआरस पे, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट्स, मतलब वहां पे अपने शेयर्स जो ट्रेड होते हैं उनकी रिसिट्स जो ट्रेड होती है, सो दोज रिसिट्स वर आल्सो डाउन बाय 4%. सो वी शुड नॉट बी सरप्राइज्ड व्हेन द मार्केट्स विल बी ओपन इन इंडिया टुडे. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इवन इंडियन आईटी कंपनीज के स्टॉक्स भी गिर सकते हैं, बिकॉज जो एक टॉर्च बेरर है इस आईटी इंडस्ट्री का एक्सेंचर इन अ वे, सो वो अगर अपना गाइडेंस गिरा रहा है तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हो सकता है कि हमारी इंडियन आईटी कंपनीज जो है उनके भी गाइडेंसेस आने वाले समय में गिर सकते हैं. 100% गिरेंगे क्या, वी डोंट नो, बट गिर सकते हैं. रीजंस क्या दिया है एक्सेंचर ने? उन्होंने बोला है कि जो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है वो बहुत सारे क्लाइंट्स को अपने स्पेंडिंग के जो बजट्स है कंसल्टिंग, स्पेसिफिकली कंसल्टिंग सर्विसेज के लिए, तो वो बजट्स डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग माने जाते हैं, तो वो पोस्टपोन किए जा रहे या फिर रिड्यूस किए जा रहे, कैंसिल किए जा रहे. एंड दैट इज एक्टिंग क्वाइट निगेटिवली फॉर द न्यू बिजनेस. सो दैट्स वाई. सो अगर एक्सेंचर के दिसंबर 23 क्वार्टर के रेवेन्यू की अगर हम बात करते हैं, $15.8 billion पे वो रेवेन्यू था, while न्यू बुकिंग्स डिक्लाइंड बाय 2% ईयर ऑन ईयर टू $21.6 billion. और जो ऑपरेटिंग मार्जिन था, इट केम एट 13% वर्सेस 12.3% लास्ट ईयर. वहां पे वो नंबर बढ़ा था, बट नए जो बुकिंग्स आएंगे, नए क्लाइंट या डील्स में होंगे, आई थिंक वहां पे कहीं ना कहीं एक स्लो डाउन, या स्लो डाउन ही बोलेंगे हम, तो वो दिख रहा है. एंड दैट्स व्हाई उन्होंने अपना जो गाइडेंस था वो गिरा दिया है, और उसका सीधा सीधा इंपैक्ट इंडियन आईटी कंपनीज पे भी होगा ही होगा, फॉर श्योर. अब बात करते हैं महिंद्रा एंड अडानी टोटल एनर्जीज के बारे में. तो इन्होंने एक जॉइंट वेंचर, मतलब दे हैव जॉइंट द हैंड्स टू सेट अप ईवी चार्जिंग इंफ्रा. तो वी नो दैट कि अभी जैसे काफी एम्बिशियस प्लान्स है महिंद्रा एंड महिंद्रा के XUV 400, ये एक स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल पे फोकस करके ये जो मतलब मॉडल लॉन्च किया गया, और बहुत सारे पाइपलाइन में भी है. सो इसके लिए बड़ा बेनिफिट हो सकता है. अराउंड 1100 चार्जर्स का ये एसोसिएशन होगा. एंड दिस न्यू 1100 चार्जर्स विल हेल्प दी XUV 400 ओनर्स. एंड आने वाले समय में आई थिंक दिस इंफ्रास्ट्रक्चर इज गोइंग टू ग्रो ओनली. सो आई थिंक जो शिफ्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आईसी इंजन टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो वहां पे ऐसे बहुत सारे जॉइंट वेंचर्स की बहुत ज्यादा जरूरत इंडिया में रहेगी. एंड आशा करेंगे कि ऐसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये होता रहेगा. वी हैव ऑलरेडी सीन कि कैसे पब्लिक सेक्टर जो कंपनीज है, जैसे आईओसीएल हुआ, एचपीसीएल हुआ, बीपीसीएल हुआ, दे आर ऑल्सो प्लानिंग अ लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन दीज लाइन्स. तो उस केस में आई थिंक प्राइवेट प्लेयर्स आर ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग. So definitely, I think this is going to be a really good thing for the shift from IC engine to इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. अब बात करते हैं अंबर ग्रुप के बारे में. अंबर ग्रुप, अंबर एंटरप्राइजेस आप लोगों ने सुना होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स है. तो किस किस चीज के कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स है ये? एसी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स है ये. रूम एसी हो, आरएसी कंपोनेंट्स हो, नॉन आरएसी कंपोनेंट्स हो, तो इसमें स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा फोकस होता है. तो नाउ दे आर गोइंग टू एंटर इनटू वॉशिंग मशीन सेगमेंट ऑल्सो. सो रेजोजेट नाम की जो कंपनी है, हैदराबाद तेलंगाना बेस्ड ये कंपनी है, तो उनके साथ ये जॉइंट वेंचर है, 50-50% का जॉइंट वेंचर है. तो ये मतलब ऑलरेडी एसी में काफी अच्छा मतलब कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में शेयर अंबर ने लिया हुआ है. so now they want to enter into high quality products like washing machines, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, फ्रंट लोडिंग हो, टॉप लोडिंग हो, तो उसमें भी और ज्यादा फोकस किया जा रहा है. सो आई थिंक ऑलवेज अ गुड थिंग. सो मेक इन इंडिया की एंगल से बात हो, पीएलआई सेगमेंट के एंगल से बात हो, तो डेफिनेटली आई थिंक दीज थिंग्स विल एड वैल्यू टू द कंपनी. सो दीज आर सम कंपनीज, भले इनके मार्जिन बहुत कम होते हैं, बट आई थिंक द वे मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट हो रहा है इंडिया में, या डोमेस्टिक कंजम्पशन इतना स्ट्रांग है कि वो भी फुलफिल किया जाए, तो ग्रोथ के नंबर्स काफी अच्छे अचीव हो सकते हैं. सो आई थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, आई थिंक दिस इज वन कंपनी थोड़ा सा रडार पे रखना चाहिए आप लोगों ने.
अब बात करते हैं, थोड़ी दुखद बात है, दुखद मतलब क्योंकि अब ईटीएफ में भी फ्लोज बंद करने को बोल दिया है सेबी ने। सेबी आस्क्स म्यूचुअल फंड्स टू स्टॉप एक्सेप्टिंग इनफ्लोज इन ईटीएफ्स इन्वेस्टिंग ओवरसीज। सो ओवरसीज मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट्स हो रहे थे पहले म्यूचुअल फंड्स में, उन्होंने बंद कर दिया था। सो म्यूचुअल फंड्स का जो अपर लिमिट था ओवरसीज सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने का, दैट वाज $7 बिलियन, वो कंप्लीट हो चुका था। तो वो नहीं बढ़ाया गया। एक्सपेक्टेशन थे जनवरी 2022 में ये कॉल लिया गया था। उसके बाद बहुत सारा क्रिटिसिज्म हुआ ये वो, बट दे डिड नॉट अलाउ। नाउ जब वो ईटीएफ में अलाउ किया जा रहा था, तो ओवरसीज ईटीएफ में जो मतलब फंड ऑफ फंड्स हो या ईटीएफ इन्वेस्ट करते हैं, तो उनका लिमिट था $1 बिलियन का, अब वो भी क्रॉस हो चुका है। तो उसको उसके लिए भी बोला गया है सेबी की तरफ से, नाउ यू नीड टू स्टॉप एक्सेप्टिंग। सो अभी जो एग्जिस्टिंग होंगे यहीं पे, तो बाइंग सेलिंग वहां पे चलती होगी, बट प्राइस मैनिपुलेशन इज नॉट पॉसिबल। सो आई थिंक नया इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन सिक्योरिटीज इज लुकिंग वेरी डिफिकल्ट। हाँ, शायद वहां पे कुछ न्यूज आ सकती है फ्रॉम द गिफ्ट सिटी पॉइंट ऑफ व्यू, तो वहां पे पार्टिसिपेशन शायद जल्द ही शुरू हो सकता है। इवन फ्रैक्शनल ओनरशिप का भी एक सेगमेंट वहां पे ओपन हो सकता है। ऐसी भी बातें हमने सुनी है। अब देखते हैं क्या होता है, कब होता है। ऑलरेडी 77 म्यूचुअल फंड स्कीम्स जो थे वो इंडियन ओवरसीज में इन्वेस्ट कर रहे थे, उनको तो स्टॉप किया ही गया था। अब ईटीएफ्स यहाँ पे भी ये नंबर बड़ा था, तो उसको भी स्टॉप किया गया है। अब देखते हैं क्या क्या इसमें सॉल्यूशंस आने वाले समय में निकलते हैं। सो दोस्तों, और एक अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए। सो जैसे कि अब आपने आप लोगों को पता होगा कि हमने अभी मुंबई में एक सेशन लिया था ऑन हाउ टू मैनेज योर रिटायरमेंट कॉर्पस एंड वेल्थ। तो ये जो बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स रहा उसको। अब ये जो सेशन है वो पुणे में भी काफी डिमांड आ रही है। सो वी आर गोइंग टू कंडक्ट अ सेशन इन पुणे ऑल्सो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 28 यानी 20 अप्रैल को ये सेशन हम पुणे में लेने वाले हैं। तो इस सेशन की जो, अगर आपको सीट बुक करनी है इस सेशन के लिए, तो उसकी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पिन की हुई है। तो यू कैन गो एंड बुक योर सीट इन पुणे। पुणे के सेशन के लिए 20 अप्रैल को हम सुबह 10 से 2, ढाई, 3 बजे तक ये सेशन चलते हैं। और उसमें लंच भी रहता है, क्वेश्चन आंसर भी काफी बढ़िया तरीके से होते हैं इसमें। पीपल फाइंड लॉट ऑफ पॉजिटिव positives about find positive I think thought process in these sessions। तो आशा करूंगा आप जरूर उसे ज्वाइन करोगे। वी आर जस्ट चार्जिंग ₹1,500। पूना में है तो अरेंज करना काफी आसान जाता है हमें, मुंबई में थोड़ा सा कॉस्ट ज्यादा लगता है, बट पूना में द कॉस्ट इज ₹1,500। सो यू कैन बुक योर सीट। सो 20 अप्रैल को हम ये सेशन लेने वाले हैं, आशा करूंगा आप जरूर ज्वाइन करोगे। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।